रमेश और राहुल दोनों भाई थे। उनके माता पिता की मौत के बाद वो दोनों अनाथ हो गए थे। अब रमेश को ही अपने छोटे भाई राहुल की ज़िंदगी संवारनी थी, जिसके चलते रमेश अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी करता। अपनी कड़ी मेहनत से वो घर का खर्चा और राहुल की पढ़ाई का खर्चा उठाता। चलो राहुल, आ जाओ, खाना खा लो। ये क्या भैया, आज फिर से दाल चावल? आपसे कितनी बार कहा है कि आप शादी कर लो। घर में भाभी आएगी तो हम दोनों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। राहुल की बात मानकर रमेश शोभा नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। शोभा बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी। कुछ समय बाद ही राहुल आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। इसी के बीच रमेश और शोभा के एक बेटा होता है, जो कि अब 5 साल का हो गया था। सुनिए जी, अब देवर जी भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आने वाले हैं। क्यों ना हम अपने इस एक कमरे के घर को बड़ा बनवा लें। कल को देवर जी की भी शादी होगी तो उन्हें भी जगह चाहिए रहने के लिए। तुम सही कह रही हो शोभा, कब तक हम इस एक कमरे में ही गुजारा करेंगे। अब तो मैं अपने घर को बड़ा बनवा ही लेता हूँ। रमेश अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर को बड़ा बनवा लेता है। 2 दिन बाद ही राहुल घर आता है। अरे देवर जी, आइए ना। ये लड़की कौन है आपके साथ? ये मोनिका है भाभी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भैया भाभी, दरअसल मैं और मोनिका एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमने शहर में ही शादी कर ली। अगर आप हमें बताते तो हम खुद आपकी और मोनिका की शादी करा देते। कोई बात नहीं देवर जी, आओ मोनिका, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू भाभी। 1 महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। राहुल अपनी पूरी सैलरी अपने भैया भाभी के हाथ में देता, जो कि मोनिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये लोग मेरे पति की पूरी सैलरी दबा कर बैठ जाते हैं, मुझे थोड़ा सा ही हिस्सा देते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह मोनिका राहुल को प्रॉपर्टी के लालच में फंसा लेती है। देखो जी, ये बात मुझे भैया भाभी की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या हुआ मोनिका, बताओ तो, और कौन सी बात तुम्हें भैया भाभी की समझ नहीं आई? आज मैंने दिन में भैया भाभी को बात करते हुए सुना था। भाभी भैया से बोल रही थी कि ये घर वो अपने और भैया के नाम करवा लेंगी। हमें सिर्फ खेत का थोड़ा सा ही हिस्सा देंगी और इस घर का एक कमरा। मोनिका, तुमसे सुनने में कोई गलती हुई है। भैया भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखो जी, घर में आप रहते हो या मैं, और जैसा हमेशा इंसान दिखता है ना वैसा होता नहीं है। इससे पहले वो हमें घर से निकाले, आप ही जाकर उनसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग लो। शोभा और रमेश के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मोनिका और राहुल उनसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन ले लेते हैं। अब पूरा घर मोनिका और राहुल के नाम था। शोभा और रमेश के नाम सिर्फ खेत का एक छोटा सा हिस्सा था। राहुल, क्यों ना हम इस छोटे से घर को बेचकर एक बड़ा सा घर ले लें। तुम बैंक से लोन ले लेना और अपनी सैलरी से भरते रहना। मोनिका की बात मानकर राहुल उस घर को बेचकर बैंक से लोन लेकर एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। एक दिन मोनिका आराम से एसी में की हवा खाकर लेटी हुई थी। तब अचानक से लाइट चली जाती है और एसी बंद हो जाता है। हे भगवान, ये लाइट को क्या हो गया और एसी बंद कैसे हो गया? लाइट कट गई मोनिका, और 10,000 बिजली का बिल आया है। तो राहुल, तुमने बिल भरा क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कितनी गर्मी हो रही है और मैं एसी के बिना नहीं रह सकती। एसी के बिना नहीं रह सकती तो रहना पड़ेगा मोनिका, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है। अब मैं लोन का 10,000 और फिर बिजली के बिल का 10,000 कहाँ से भरूंगा? वहीं दूसरी तरफ रमेश और शोभा कड़ी मेहनत करके अपने खेत में उगाए गए अनाज को शहर में बेचते हैं और अपने घर की हालात को सुधार लेते हैं। लोन के पैसे समय पर ना चुकाने पर बैंक राहुल और मोनिका के घर को सील कर देती है। अब राहुल और मोनिका रोड पर आ गए थे। रोते रोते वो शोभा और रमेश के घर पहुंचते हैं। भैया और भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके और राहुल के बीच में गलत फहमी पैदा करवाई। हाँ भैया और भाभी, आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है देवर देवरानी जी। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, यही हमारे लिए काफ़ी है। राहुल, मोनिका, तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम दोनों यहीं हमारे साथ ही रहोगे।